नमस्कार। फेसबुक के मेरे सारे दोस्त, म्यांमार से जुड़े हुए हमारे सभी साथी, म्यांमार के राजदूत, भारत के राजदूत सौरभ कुमार, डॉक्टर सुमित सेठ, डीसीएम म्यांमार, और स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक डॉक्टर आसावरी बापट और उनके सभी साथी और सुनने वाले हमारे सभी श्रोतागण, प्रमोद पवार का नमस्कार। मेरा छोटा सा परिचय तो दिया ही है, फिर भी मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ क्योंकि मेरे फेसबुक पर आकर मेरा परिचय कोई और कर दे, ये ठीक नहीं लग रहा था। इसीलिए दोस्तों, गए 40 साल से मैं थिएटर कर रहा हूँ और थिएटर के साथ साथ मैं चित्रपट हैं या सीरियल्स है तो उसमें भी काम करता हूँ। मुझे ज़्यादा जो रुचि है वो निर्देशन में और कुछ पढ़ के सुनाने में, और इसीलिए ये मेरा जो छोटी सी चाहत है वो पूरी करने का इरादा आसावरी मैडम ने ठान लिया था और इसीलिए मैं आपके समक्ष हूँ। गए संडे में मेरे प्यारे बच्चों को कहानी सुनाने आया था पंचतंत्र की। वैसे तो मुझे याद है हमारे दादा नाना नानी कुछ पढ़ के सुनाते थे, या उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो मौखिक परंपरा के अनुसार उन्होंने जो भी कुछ सुना था अपने पुरखों से वो हमें सुनाते थे। और वो छोटी छोटी चीज़ें सुनते सुनते ही हम बड़े हो गए। लेकिन आजकल बच्चों को कहानियाँ अलग से सुनानी पड़ती हैं और वो तो कार्टून और इसमें लगे रहते हैं, लेकिन माहौल बना दिया जाए तो वो सुनते ही हैं। वैसे ही आज मैंने कुछ साल पहले अपने लाइब्रेरी में से एक छोटा सा बुक लिया था, वो था स्वतंत्रता की अग्निशिखाएं। मालती बीसेन ने लिखी हुई ये किताब है। करीबन 26 ऐसी अग्निशिखाएं हैं जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए या अपने बच्चों को अलग तरीके से बनाने वाली औरतें थी, माँ थी, भाभी थी, दोस्त थी। तो ऐसी अनगिनत नारियां हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया हुआ है। उनमें से कई ने बलिदान भी दिया हुआ है, और वो जो अनगिनत नारियां हैं, कोई नारियां हमें पता भी नहीं है तो उन्होंने क्या किया है स्वतंत्रता के लिए वो हमें पता नहीं है, तो हमारी नए आने वाली पीढ़ी को क्या पता होगा। स्वतंत्रता नाम की चीज़ भी क्या होती है वो पता नहीं होता है। तो ये कोविड का जो लॉकडाउन पीरियड है, उस पीरियड में हम ये सबको बता सकते हैं, या हमारे बच्चों को या हमें भी वो पता चले तो कितना अच्छा होगा। ये सोचकर मैंने ये सोचा है 3 अग्निशिखाएं पढ़ना, लेकिन वक्त के अनुसार जितना 2 तो है ही। तो पहले मैं दुर्गा देवी वोहरा की ये वीरांगना की अग्निशिखा पढ़ के दिखा रहा हूँ। इसका मालती बीसेन जी ने टाइटल दिया हुआ है क्रांतिकारियों की भाभी। अब ये भाभी के रूप में उन्होंने क्या क्या किया है जरा सुनते हैं, मैं पढ़कर दिखाता हूँ। दुर्गा देवी वोहरा। जान हथेली पर लिए ब्रिटिश साम्राज्यशाही से लड़ने वालों का जीवन रोमांचकारी तो था ही, पर खतरे से खाली भी नहीं था। सशस्त्र क्रांति के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने कितना कुछ सहन किया था, उसकी कल्पना तक आज हम नहीं कर सकते। अपने देश की जनता के लिए मनुष्यता के अधिकार पाने के संघर्ष में मृत्यु का भय भी उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सका। उस क्रांति संग्राम में मर्दों के साथ औरतों ने भी सहर्ष भाग लिया था और हंसते हंसते अपना सब कुछ बलिदान किया था। ऐसी एक महान नारी थी दुर्गा देवी वोहरा।
देश पर कुर्बान हुए अमर शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव आदि क्रांतिकारियों की वे ममतामयी भाभी बन गई। आजादी के दीवानों के सुख दुख में सहभागी और उन पर अपनी ममता और प्यार उड़ने वाली ये दुर्गा देवी वोरा सबकी भाभी बन गई। वे सब क्रांतिकारी भी उनके प्रति स्नेहादर का मान रखते थे। 7 अक्टूबर 1907 माने 113 साल पहले इलाहाबाद के एक जज के यहाँ दुर्गा देवी का जन्म हुआ था। उन दिनों लड़कियों की शिक्षा कोई महत्व नहीं रखती थी, इसलिए उनका विवाह एक सरकारी अधिकारी के पुत्र भगवती चरण वोरा से कर दिया गया था। विवाह के समय भगवती भाई की उम्र 14-15 साल की थी और दुर्गा देवी की उम्र थी 10-11 साल की। दुर्गा देवी जब ससुराल आई तो शायद रामायण और प्रेम सागर बांट लेती थी। भगवती भाई ने कभी स्वयं ही पढ़ाकर और कभी ट्यूटर रखकर उनकी पढ़ाई का क्रम जारी रखा। 1925 में उनके पुत्र सचिन का जन्म हुआ। फिर भी वे अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे रहे। वे पंजाब यूनिवर्सिटी की हिंदी की परीक्षाएं एक के बाद एक पास करते गई। 1926 में प्रभाकर की परीक्षा पास करके वे लाहौर के महिला कॉलेज में हिंदी की लेक्चरर भी बन गई थी। भगवती चरण वोरा पंजाब के अग्रणी क्रांतिकारियों में से एक थे। उनके क्रांतिकारी साथी उनके घर अक्सर आया जाया करते थे, तो दुर्गा देवी भी काफ़ी कुछ जान गई थी। वो सार्वजनिक आंदोलन में सामने कभी न आने पर भी राजनैतिक कार्य और विशेष रूप से क्रांतिकारी गुप्त संगठन के प्रति उनको लगाव था और मुंह से कुछ बोले बिना वे क्रांति आंदोलन के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहती थी। भगवती बाबू सरकारी अफसर के बेटे होने की वजह से उनके जासूस होने का शक भगत सिंह और साथियों को हुआ था। यहां तक कि उन्हें गोली मारने पर भी वे लोग तैयार हो गए थे, मगर फिर वो इरादा स्थगित करके उन्होंने सुखदेव को भगवती भाई के घर की तलाशी लेने के लिए भेजा। सुखदेव ने बड़ी होशियारी से घर की हर चीज उलट पलट कर देख ली, पर उसे न तो अलमारी में ताले लगे रहे और न कहीं संदूक में ताले लगे हुए थे। सब खुला ही खुला था। कोई भी संदेहात्मक चीज या पर्चे नहीं मिले। भाभी ने तो उसे बड़े प्यार से खाना भी खिलाया, मगर सुखदेव बड़ा उदास होकर लौटा था कि इतने अच्छे आदमी पर शक किया गया तो उसके घर की तलाशी मुझे लेनी पड़ी। फिर साइमन कमीशन लाहौर आया। विरोध में साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ के गगनभेदी नादे लगाना, काले झंडों का विराट प्रदर्शन करना, लाठीचार्ज और लाला लाजपत राय का आहत होना। फिर कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु। लाला जी को लाठी सैंडर्स ने मारी थी, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। लाला जी पर आघात यानी राष्ट्र का घोर अपमान था। उस अपमान का बदला लेने के लिए एक योजना बनाई गई। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या कर दी। अंग्रेजी डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस के मार दिए जाने से लाहौर में सनसनी फैल गई। लाहौर से बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर सख्त पहरा बिठा दिया गया। स्टेशन पर तो पुलिस और गुप्तचरों का जाल बिछाया था। तब लाहौर में क्रांतिकारियों का अधिक दिन ठहरना भी खतरे से खाली नहीं था। भगवती चरण उन दिनों कलकत्ते में थे। जाने से पहले उन्होंने दुर्गा भाभी के पास 7,000 रुपये रख छोड़े थे। उस समय सबसे कठिन समस्या थी भगत सिंह को लाहौर के बाहर निकालने की। सुखदेव ने दूसरे दिन भाभी के पास पहुंचकर पूछा, कहीं बाहर जा सकती हो? कहाँ? क्या काम है? इस सैंडर्स घटना के एक आदमी को बचाकर लाहौर से बाहर निकालना है। उसके मेम साहब बनकर साथ जाना होगा। खतरा है, सोच लो, गोली चल सकती है। सुखदेव भाभी की ओर घूरता देख रहा था। भाभी ने कहा, चली जाऊंगी। देखिए, वो रात में यहीं रहेगा। कुछ देर बाद सुखदेव के साथ एक लंबा सा खूबसूरत जवान हैट पहने एक नौकर के साथ आ गया।
भाभी ने उसे कमरे में बैठा दिया, खुद भी बैठी और सुखदेव भी उसके सामने बैठा उसको देख रहा था और भाभी भी देख रही थी। अपरिचित आदमी को क्या देखती? सुखदेव ने पूछा। इसे पहचानती हो? भाभी ने ध्यान से देखा और बोल पड़ी, भगत सिंह। सुखदेव और भगत सिंह हंस पड़े। तब राजगुरु बोले, मुझे नहीं पहचाना भाभी, मैं राजगुरु हूं। वो हंसी सिर्फ। लाहौर से कलकत्ता जाने मेल प्रातः 6 बजे छूटती थी। भगत सिंह ओवरकोट का कॉलर उठाए, हैट माथे पर खींचे, अपना चेहरा गोद में लिए भाभी के 4 वर्षीय बेटे के सिर की आड़ में लिए रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। भाभी भी चेहरे पर पाउडर मले और सब अपने सबसे ऊंची एड़ी के जूते खटखट करती उनके साथ चली। भगत सिंह के जेब में भरा हुआ पिस्तौल था। राजगुरु नौकर के वेश में थे। उनके कमर पर भी भरा हुआ पिस्तौल बंधा था। भगत सिंह और भाभी पहले दर्जे में और राजगुरु नौकरों के डिब्बे में गए। राजगुरु लखनऊ में उतर गए और भाभी भगत सिंह को लेकर कलकत्ते चली गई। लखनऊ के भगवती चरण को तार दे दिया, भाई के साथ आ रही हूं। नीचे नाम लिखा, दुर्गावती। इस तरह पुलिस के आंख में धूल झोंककर भाभी भगत सिंह को सही सलामत कलकत्ते ले आई। ये दुर्गावती कौन है? भगवती चरण समझ नहीं पाए। फिर भी स्टेशन पहुंचकर दुर्गा भाभी के साथ भगत सिंह और अपने बेटे शची को देखकर उनके हर्ष की सीमा न रही। उस दिन उन्हें अपनी पत्नी की काबिलियत का और साहस का अंदाजा हुआ और स्टेशन पर ही भाभी की पीठ थपथपाकर बोले, आज मैं तुम्हें समझ पाया हूं दुर्गा, बड़ी बहादुर हो तुम। दुर्गा भाभी ने कभी किसी दुस्साहस से बचने की सलाह किसी को भी नहीं दी, बल्कि कोई भी उत्तरदायित्व कंधे पर आ पड़ने पर उनका दुर्गा का रूप प्रकट हो जाता। अपनी भाभी का वो रूप देखकर सभी अवाक रह जाते। इस जोखिम भरी यात्रा के अलावा भी क्रांतिकारियों का साथ देते हुए दुर्गा भाभी का जीवन कम जोखिम भरा नहीं था। बम पिस्तौल को इधर से उधर पहुंचाने का काम भी वे करती रहती थी। उन दिनों सामान की केवल तलाशी ही ली जाती थी, व्यक्ति की तलाशी नहीं ली जाती थी। दुर्गा भाभी बड़े घेरे का रंग बिरंगा लहंगा पहने और लंबी ओढ़नी से ढकी पर्दा नशीन मारवाड़ी औरत के लिबास में छाती पर माउजर और पेट पर पिस्तौल बांधे इधर से उधर आसानी से घूमती रहती थी। जब लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा चल रहा था तो क्रांतिकारियों ने बचाने के लिए उन्होंने चंदा भी इकट्ठा किया था, जहां भगत सिंह सहित 16 क्रांतिकारी कैद थे। उस जेल से भी भाभी ने संपर्क बनाए रखा था और उनके संदेश रातों रात दल के अन्य जिम्मेदार लोगों तक पहुंचा देती थी। ये सब काम वे वेशांतर करके और लुक छुप कर करती थी। फिर भी उनकी भी गिरफ्तारी का वारंट निकल गया। तब रात के 11 बजे उन्होंने हमेशा के लिए अपना घर छोड़ दिया। चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को जेल से छुड़ाने के लिए एक योजना बनाई। इस कार्य के लिए क्रांतिकारियों ने एक मकान किराए पर लिया। पुलिस को ये जानकारी करवाने के लिए उस मकान में कई संभ्रांत लोग रहते हैं। दुर्गा भाभी और सुशीला दीदी भी वहां रहने लगे। छैल बिहारी नौकर के वेश में घर के भीतर आते जाते रहते थे। पुलिस की नज़रों से अपने आप को बचाते हुए भाभी भी मुकदमे की दौड़ धूप में लगी रहती। कभी रात को देर से आती या कभी पकड़े जाने के डर से बाहर भी कहीं रह जाती थी। खतरों से जूझते रहने का ही उनका जैसे नित्य कर्म ही बन जा गया था। कभी भी वो डगमगाई नहीं, विपत्तियों का बड़े साहस से सामना करती रही। परंतु उनकी परिस्थिति बहुत उलझन सी हो गई थी। एक तरफ तो खुफिया पुलिस छाया की तरह उनका पीछा करती रहती थी और दूसरी ओर लाहौर में साथी जयचंद्र जी के दुष्प्रचार के कारण भी वे संकट में पड़ गई थी। दुर्गा भाभी को खुफिया पुलिस के आदमी की पत्नी समझने वाले लोग और पड़ोसी भी उनके आने जाने पर नजर रखते थे। ये जैसे उन लोगों ने देश के प्रति अपना कर्तव्य समझ लिया था। भगवती भाई
भगवती भाई तो हमेशा ही घर से गायब रहते थे और रात बेरात उनके घर लोगों का आना जाना लगा रहता था। लोग भाभी के ऊपर लांछन लगाने से नहीं चुके थे। उन लोगों को अचंभा होता था कि ये औरत पति से दूर रहते हुए भी कभी दुखी और रोती कलपती नहीं दिखाई देती। ऐसी धारणाओं के कारण लोग उनकी सहायता करने के बजाय उनको परेशान करने में ही संतोष पाते थे। जब इंद्रपाल ने 1929 के सितंबर महीने में इस बात का भगवती भाई के सामने जिक्र किया तो उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, तुम नहीं जानते उसे कितनी कठिन परिस्थिति में और कितने असाधारण ढंग से जीना पड़ता होगा, और लोग उसे साधारण कसौटी पर जांचते हैं। दुर्गा भाभी ने जब अपनी उस विचित्र स्थिति से उबरने के लिए संदेश भेजकर भगवती भाई से मिलना चाहा तो उन्होंने उन्हें दिल्ली बुलवाया। अजमेरी दरवाजे पर मुलाकात और बातें हुई। भगवती भाई ने उन्हें समझाया कि देखो भगवान, इस समय फरार हो जाने पर सरकार घर, जायदाद और बैंक के हिसाब पर कब्जा कर लेगी। अक्लमंदी इसी में है कि जहां हो वहां रहकर कार्य में जुड़ी रहो, लोगों की बातों की परवाह मत करो। बोस्टल जेल से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को छुड़ा लेने के बाद उन दोनों को छुपाने के लिए जेल के समीप ही बहावलपुर रोड के एकांत और असंदिग्ध जगह में एक बड़े बंगले का आधा भाग किराए पर ले गया। दुर्गा भाभी भी और सुशीला दीदी वहां रहने लगी। उनके साथ बच्चन जी, मास्टर छैल बिहारी और यशपाल भी टिक गए। जेल पर आक्रमण की तारीख 1 जून रविवार 1930 तय कर दी गई थी। आक्रमण में बमों की जरूरत पड़ सकती थी, इसलिए बम तैयार किए गए थे। उन बमों की जांच भी करना आवश्यक था। 28 मई 1930 के दिन सुखदेव और वैशंपायन को साथ लेकर भगवती चरण रावी नदी के किनारे घने जंगल जा पहुंचे। पहले सुखदेव ने बम फेंकने को लिया, पर उसे देखने पर उसने कहा कि बम की पिन ढीली है। तब भगवती भाई ने बम हाथ में लेकर फेंकने के लिए पिन निकाली। हाथ उठा भी न पाए कि बम का विनाशकारी विस्फोट हो गया और भगवती चरण क्षत विक्षत होकर वहीं गिर गए। सुखदेव राज के बाएं पैर में बम का एक टुकड़ा घुस गया था। मृत्यु से पूर्व आंखों में आंसू भरकर उन्होंने इतना ही कहा, अपनी दुर्गा भाभी का साथ न छोड़ना, भगत सिंह को छुड़ाने का यत्न नहीं रुकना चाहिए। जब बंगले पर यह दर्दनाक खबर पहुंची तो भाभी जैसी बैठी थी वैसे ही आंखें मूंद कर रह गई। सुशीला दीदी ने सर झुकाकर दोनों हाथों से उसे थाम लिया और चंद्रशेखर आजाद निश्चल फर्श की ओर देखते रह गए। कुछ देर चुप रहने के बाद सहसा भाभी उठ खड़ी हुई और शोक विवल साथियों को धीरज बंधाने लगी। आजाद की तरफ अपनी नजर गड़गड़ा कर वो बोली, मेरी पति की आहुति स्वतंत्रता के अग्निकुंड में पड़ी है। मुझे गर्व है उन पर। वे नहीं रहे तो भी हमारे दल का काम रुकेगा नहीं। मैं करूंगी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को छुड़ाने की हमारी पूर्व नियोजित योजना रद्द नहीं होगी। हम उस पर अमल करेंगे। उसका यह आत्मबल देखकर वहां बैठे सभी आश्चर्यचकित रह गए। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़कर उन्हें सांत्वना दे। शायद जरूरत भी नहीं थी। दुर्गा भाभी स्वयं भी साहसी और धैर्यवान महिला थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को छुड़ाने की पूरी तैयारी के बावजूद वो योजना सफल न हो सकी। भाभी भगत सिंह की रिहाई के लिए दिल्ली जाकर गांधी जी से भी मिली थी। हाँ, गांधी जी से मिली थी, पर कुछ नहीं हुआ। दुर्गा भाभी के लिए वो दूसरा आघात था। इसलिए भगत सिंह को दी गई फांसी की घोषणा सुनकर वे भयंकर क्षुब्ध हुई। वे उस समय कानपुर में थे। तब उन्होंने एक बड़ा कांड करने का ठान लिया। योजना बनाई गई। लाहौर षड्यंत्र के लोगों को दी गई सजाओं के विरोध में मुंबई के गवर्नर को गोली से उड़ा देना।
दुर्गा भाभी मुंबई पहुंची। गवर्नर सुबह 8 से 9 बजे नाश्ते के बाद बरामदे में बैठकर अखबार पढ़ा करता था। योजना ये थी कि भाभी एक कार में बैठकर गवर्नमेंट हाउस में चली जाएगी और अपना कार्ड गवर्नर के पास भेजेगी। जब गवर्नर उन्हें मिलने के लिए बुलाएगा तो उस पर गोली चला देगी। मगर उन लोगों को ये नहीं मालूम था कि गवर्नमेंट हाउस में हर एक गाड़ी को भीतर जाने की इजाज़त नहीं होती, पहले से ही इजाज़त मांगनी पड़ती है। दुर्गा भाभी इजाज़त मिलने की प्रतीक्षा करती रही, परंतु तारीखें टलने लगी। तब उन्होंने एक दिन निश्चित ही कर लिया। वे कार में बैठकर चल पड़ी, पर सशस्त्र पुलिस के पहरे में गवर्नर तक पहुंचना बड़ा असंभव था। तब उन्होंने गवर्नमेंट हाउस से निकलकर लेमिंगटन पुलिस चौकी के सामने से आने वाली अंग्रेजों की एक कार पर गोली चला दी। गवर्नर के धोखे में 2 पुलिस सार्जेंट और एक अंग्रेज महिला मारी गई। उस कांड में उनके साथी थे बाबा पृथ्वी सिंह आजाद और सुखदेव। उसके बाद घर पहुंचकर भाभी ने कपड़े बदले और रात के 1:30 बजे घर छोड़ दिया। पुलिस ने उनको फरार घोषित किया, लेकिन पुलिस के वारंट में भी भाभी का नाम था शारदा और उनके बेटे शची का नाम था हरीश। इसलिए पुलिस उन्हें पकड़ने में असफल रही। भाभी पर बड़े संकट के दिन आए थे। उनके लाहौर के 3 मकान और इलाहाबाद के 2 मकान जब्त कर लिए गए थे। उनके पति भगवती भाई के वारंट पर पूरे सामान की भी कुर्की हो चुकी थी। इतने समृद्ध परिवार की दुर्गा भाभी अब बिल्कुल बिना सहारे हो गई थी। सगे भाई की तरफ प्यार करने वाले और सहायता का हाथ बढ़ाने वाले चंद्रशेखर आजाद भी 27 फरवरी 1931 को पुलिस दल से लड़ते हुए शहीद हो चुके थे। वे कभी सुशीला दीदी के पास तो कभी पुरुषोत्तम दास टंडन के घर रहती तो कभी कहीं। पुलिस लगातार पीछा कर रही थी उनका। उन दिनों अपना बच्चा भी उन्हें इतना बोझ लगा कि उन्होंने उसे कहीं अलग रख दिया। भूखी प्यासी भटकती हुई भाभी पैदल हरिद्वार की ओर चल पड़ी। अंत में लाहौर पहुंचकर उन्होंने फ्री प्रेस ऑफ इंडिया को एक वक्तव्य दिया। पुलिस मेरा पीछा कर रही है पर मुझे गिरफ्तार नहीं करती। इस स्थिति में मैं अपना कोई काम भी नहीं कर पा रही हूँ। पुलिस मुझे गिरफ्तार करके मुझ पर मुकदमा चलाए, अन्यथा भविष्य में मैं अपने को पूर्ण रूप से स्वतंत्र समझूंगी। ये वक्तव्य देकर वे अपने लाहौर वाले मकान में पहुंची। वकील को तार भी दिया। थोड़ी देर में पुलिस वहां पहुंची और तेज बुखार की हालत में 14 सितंबर 1932 के दिन वे गिरफ्तार हो गई। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर अंग्रेजी अफसर ने जो भी पूछा, दुर्गा भाभी ने अंग्रेजी में ही 2 टूक जवाब दिया। आपके पास आप कहते हैं सारे रिकॉर्ड्स हैं तो चलाइए मुकदमा, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। पुलिस मजिस्ट्रेट ने 15 दिन के रिमांड पर उन्हें जेल भेज दिया, लेकिन 1818 के रेगुलेशन एक्ट के तहत उन्हें 9 महीने के लिए नज़रबंद कर दिया गया और नज़रबंदी की अवधि समाप्त होने पर उनके लाहौर और दिल्ली की सीमा में प्रवेश पर रोक लगा दी। 3 वर्ष बाद जब रोक हटा दी तो गाजियाबाद जाकर दुर्गा भाभी ने प्यारेलाल गर्ल्स स्कूल में शिक्षिका की नौकरी कर ली। थोड़े ही दिनों में वे बीमार पड़ गई और इलाज के लिए उन्हें कुछ समय के लिए सैनिटोरियम में भर्ती होना पड़ा। वहां से ठीक होकर लौटने के पश्चात वे कांग्रेस कार्य में जुट गई। 1937 में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उन्हें अध्यक्ष चुना। अपने कई साथियों के साथ एक हड़ताल के सिलसिले में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, मगर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। तब उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में काम करना बंद कर दिया और शिक्षा के क्षेत्र में ही कार्य जारी रखा। 1938 में मद्रास जाकर मॉन्टेसरी की ट्रेनिंग ली उन्होंने और 1940 में प्रथम मॉन्टेसरी स्कूल की उन्होंने लखनऊ में स्थापना की। पंडित नेहरू ने
इसी स्कूल के भवन का शिलान्यास किया और उसे नाम दिया रफ़ी अहमद किडवाई स्मारक मंदिर। इंटरमीडिएट तक वहाँ पढ़ाई होती थी वहाँ पे। दुर्गा भाभी वहाँ पढ़ाती रही और बाद में वहाँ से रिटायर्ड होकर वे फिर गाज़ियाबाद में आकर रहने लगी। सरकार की तरफ से उन्हें पेंशन भी दी जाती थी और सम्मानित भी किया गया था। मालती बिसेन जी इस की लेखिका जो है वो उन्हें जाके मिली, दिल्ली में गई थी तब मिली, दुर्गा भाभी को देखने मिलने गई थी। जो अरमान उन्होंने सालों से मन में जतन कर रखे थे उन्हें वो पूरा कर सकी थी। उन्होंने झुककर उनके चरण छुए तो उनके सर पर आशीर्वाद का हाथ रखा। उस क्षण मालती बिसेन जी कहती है, मैं धन्य हो गई थी। उनकी नज़र बहुत क्षीण हो गई थी, ठीक से देख नहीं सकती थी। उन्होंने अपना परिचय दिया, उनके चेहरे पर अनोखी आभा छा गई और वे बोली, मालिनी तुम आई हो बड़ी खुशी हुई, वरना हम जैसे बुझे हुए दीपों को कौन याद करता। तो मालती जी बोली, आप ऐसा क्यों सोच रही हो? आप तो हमारी परम पूज्य हैं, जो है और हमेशा रहेगी। तो दुर्गा भाभी बोली, मगर पूज्य होने से क्या होता है? हम लोगों ने देश के लिए जो अपना बलिदान दिया वो व्यर्थ साबित हुआ। फिर भी तुम्हारी इस नई पीढ़ी को यही कहना चाहूँगी मैं कि हमने जो क्रांति का मार्ग अपनाया था उस पर टिक्का टिप्पणी करने की जगह तुम लोग क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेकर देश में सुख शांति और आपस में एकता का भाव लाने का प्रयास करो। तभी हमारा त्याग, हमारा बलिदान सार्थक होगा। कितना सही कहा था दुर्गा भाभी ने। आज के बिखराव के राजनीतिक, धार्मिक और बौद्धिक माहौल को बदलने के लिए हमें क्रांति का ही मार्ग अपनाना चाहिए। हाँ, ये सच है कि आज जो हम क्रांति पथ पर जो अपनाए हाँ ये सच है कि आज जो क्रांति पथ हम अपनाएंगे वो उन दिनों की क्रांति से अलग होगा। ये सच है। धन्यवाद। एक छोटी सी विश्रांति लेता हूँ और बाद में आगे बढ़ता हूँ। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। रश्मि जी, रेखा बड़े, ज्योति सुन रहे हैं। मैं एमटीएनएल में नौकरी करता था, तब ये कहानियाँ मैंने हमारे आर्टिस्ट लोगों के लिए पढ़कर सुनाई थी, शायद आपको याद होगा। तो ऐसी ही और एक अग्निशिखा है, प्रीतिलता वडोदरा। वाह, हमारे घर से भी वैभवी देख रही है, धन्यवाद। मुझे समय का पता नहीं है, कोई बता सकता है कितना वक्त हो गया है? फेसबुक का ये जो पेज है मेरा, वो भारत में मेरे जो दोस्त देख रहे हैं उनको बता रहा हूँ। म्यांमार में हमारे अजीज़ दोस्त हैं, वहाँ पे ये डायरेक्ट रिले हो रहा है। बहुत सारे लोग वहाँ भी देख रहे हैं। भारतीय दूतावास और स्वामी विवेकानंद केंद्र जो है वहाँ का, उनकी तरफ से उसका डायरेक्ट रिले हो रहा है। सही ढंग से मैं उनके लिए पढ़ रहा हूँ। और अब ये प्रीतिलता वडोदरा स्वतंत्रता संग्राम में आत्म बलिदान करने वाली, मैं कब से बोली जा रही हूँ पर आपके कानों पर तो जो भी नहीं रही थी। जब देखो बस चुप्पी साधे रहते हो। मैं कहती हूँ अखबार ही पढ़ते रहोगे। पत्नी को बीच में ही टोकते हुए जगत बंधु वडोदरा ने पूछा, कहो क्या कहना चाहती हो? यही कि अब प्रीति के हाथ पीले करने की भी सोचेगी या नहीं? पत्नी ने सवाल किया। इस साल उसने मैट्रिक की पास किया है तो आगे पढ़कर भी क्या करना है? लड़की की जात तो ठहरी, शादी जल्दी कर दे तो ही अच्छा है, आखिर है तो पराया धन। मगर देखती नहीं कितनी होशियार है, कितनी बुद्धिमान है हमारी प्रीति। मैट्रिक के इम्तिहान में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई है।
समझते क्यों नहीं तुम? वो पढ़ लिख लेगी तो तुम्हारा ही नाम रोशन करेगी वो। लोग कहेंगे ऐसी बेटी को जन्म देने वाली माँ धन्य है, और फिर तुम गर्व से फूली नहीं समाओगी। रहने भी दीजिए, इन तुम्हारी मीठी मीठी बातों के भुलावे में मैं नहीं आने वाली, प्रतिभामयी देवी ने चिढ़कर कहा। अरे मैं तो उसे ऊंची शिक्षा देना चाहता हूं ताकि योग्य बनकर वो अपना भविष्य खुद तय कर ले। और रुपए कहाँ से आएंगे उसकी ऊंची शिक्षा के लिए? आसमान से टपकने वाले हैं क्या? बगैर पूंजी के ये तुम्हारे ख्याली पुलाव कहाँ धरे रहेंगे? व्यंग से पत्नी ने कहा। मन ही मन निश्चय करते हुए जगत बंधु जी ने अपनी पत्नी से कहा, उसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। जब प्रीति की शिक्षा जारी रखने का मैंने ठान ही लिया है तो मैं कहीं न कहीं से रुपयों का इंतजाम कर ही लूंगा। फिर चाहे जिस कठिनाई का मुझे सामना क्यों न करना पड़े, मैं उसकी शिक्षा का प्रबंध जरूर करूंगा। प्रीति का जन्म बंगाल के दालघाट पटिया गांव में 1912 में हुआ था। चितगांव की म्यूनिसिपैलिटी में हेड क्लार्क के पद पर काम करने वाले उसके पिता जगत बंधु जी ने अपनी लाडली बेटी को उच्च शिक्षा देने के लिए कई रुकावटें पार की और कई विपत्तियों का हंसते हंसते सामना कर लिया था। अपनी नियमित नौकरी के अलावा सुबह शाम भी उन्होंने ऐसे काम किए जिससे प्रीति की पढ़ाई के लिए वे पर्याप्त धन अर्जित कर पा रहे थे। फिर पिता का प्रोत्साहन और संबल पाकर प्रीति आगे पढ़ती रही। प्रीति ने ढाका के ईडन कॉलेज में दाखिला लिया। असामान्य प्रतिभा, कुशाग्र बुद्धि और मिलनसार स्वभाव की प्रीति ने अध्यापकों का और अपने सहपाठियों का भी मन मोह लिया था। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर प्रीति ने बीए की उपाधि प्राप्त कर ली। पिता तो चाहते थे कि प्रीति अपना विद्याभ्यास जारी रखकर एमए की उपाधि प्राप्त करके, प्रीति के मन में मस्तिष्क में और कुछ ही ख्यालात घूम रहे थे, वो पिता की उसने सुनी ही नहीं। अपने माता पिता के सहे हुए अपार कष्ट, उनका किया हुआ त्याग प्रीति के दिमाग में तरोताज़ा थे। इसी की वजह से बीए पास कर लेने के बाद वो अपने माँ बाप के पास चितगांव लौट आई। पिता ने एक मित्र ने जब उसके सामने एक छोटी सी पाठशाला में अध्यापिका की नौकरी करने का प्रस्ताव रखा तो उसे प्रीति ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। वृद्ध माँ बाप और उनकी लाडली बेटी की छोटी सी गृहस्थी सुख शांति से भरपूर थी। वृद्ध माँ बाप की वो इच्छा पूरी करने के लिए चल पड़ी। पिता तो अपनी बेटी पर गर्व से फूले नहीं समाते थे। माँ तो प्रीति के इर्द गिर्द ही मंडराती रहती और उसकी हर ज़रूरत, हर इच्छा को पूरी करने के प्रयास में लगी रहती। और प्रीति तो माँ बाप से बेहद प्यार करती और उन पर असीम श्रद्धा रखती। उस समय बंगाल में क्रांति आंदोलन बड़े जोरों पर था। भारत माँ के पाँव में सदियों से झंझना वाली गुलामी की लोह श्रृंखलाओं को तहस नहस करने के लिए हर क्रांतिकारी बेताब था। कई गिरफ्तार हो चुके थे, उनमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव भी थे। उन पर दायर किए हुए मुकदमे की तरफ हर भारतीय की नज़र लगी हुई थी। प्रीति का मन भी अपनी रोजमर्रा की लयबद्ध जिंदगी से उचट सा गया था। अध्यापन कार्य से उसका ध्यान तो हट ही गया था, पर जी भी उब गया था। उसके सारे व्यक्तित्व पर एक अजीब सी अशांति छा गई और मन में उथल पुथल मच गई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर चलाए जाने वाले मुकदमे के प्रति उसे कुछ ऐसा अपनापन महसूस होने लगा जैसे वो उन तीनों से किसी दिली रिश्ते से बंधी हो। तब क्रांति आंदोलन के प्रति उसकी हार्दिक सहानुभूति हो गई। कुछ था जो उसके दिल के गहराई में रचा बचा सा था, जो उसे उस आंदोलन की तरफ खींच रहा था। उसी दरमियान हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के केवल सैद्धांतिक ही नहीं बल्कि सैनिक नेता चंद्रशेखर आजाद से प्रीति की मुलाकात हो गई। देश भर में आतंक फैलाकर अंग्रेजों को देश छोड़कर भाग जाने पर मजबूर करने की चंद्रशेखर आजाद की विचारधारा से प्रीति पूर्ण रूप से सहमत हो गई।
बम के द्वारा हत्या करने और करवाने में उसका विश्वास दृढ़ हो चुका था। यही विचारधारा कल्ट ऑफ द बॉम्ब के नाम से मशहूर हो गई थी। क्या? कल्ट ऑफ द बॉम्ब। तभी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की सदस्य भी बन गई थी प्रीति। उस समय चितगांव के क्रांति विभाग के नेता थे श्री सूर्य सेन। उन्हीं के मार्गदर्शन से महत्वपूर्ण लेखन कार्य करने की जिम्मेदारी चंद्रशेखर आजाद ने नवयौवना प्रीति पर सौंप दी। कुछ दिनों तक तो बड़े उत्साह से प्रीति लेखन कार्य करती रही, पर बाद में लिखने से भी उसका मन उचट गया। जिंदगी के नीरस लगने लगे। वो कोई साहसपूर्ण कदम उठाकर अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र करने की लड़ाई में सक्रिय भाग लेना चाहती थी। भारत माता को मुक्त स्वच्छंद देखने के लिए वो अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तत्पर थी। क्रांति संग्राम जारी रखने के लिए शस्त्रास्त्र, बारूद, बम, बंदूकें जैसी चीजों की अत्यंत आवश्यकता थी, जरूरत थी। ये सब चीजें चितगांव के शस्त्रागार में भरी पड़ी थी, पर वो शस्त्रागार तो अंग्रेजों के हुकूमत में था। कोई अन्य रास्ता दिखाई नहीं दिया तो क्रांतिकारी दल ने उस शस्त्रागार पर हमला करने का निर्णय ले लिया। सूर्य सेन ने उस विकट कार्य के लिए 52 क्रांतिकारियों का चुनाव किया। प्रीति भी उन लोगों में एक थी। योजना बनाई गई और उन 52 बहादुरों ने शस्त्रागार पर हमला बोल दिया। शस्त्रागार के अंग्रेज अधिकारियों और रक्षकों में मुठभेड़ हुई। क्रांतिकारियों ने असामान्य साहस और शौर्य का परिचय दिया। कुछ गोरे अफसर मारे गए और क्रांतिकारियों के हाथों काफी शस्त्रास्त्र लगे। उस हमले में प्रीति के दिखाए हुए साहस और वीरता से नेता सूर्यसेन बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने प्रीति की भूरी भूरी प्रशंसा भी की। उस अप्रत्याशित हमले से पूरे चितगांव में हाहाकार मच गया। वहां के अंग्रेज तो इतने भयभीत हो गए कि नौकाओं में छिपकर उन्होंने 2 दिन रातें नदी में ही बिताई। तीसरे दिन जब बाहर से अंग्रेज की फौज आ गई तभी उन्होंने राहत की सांस ली। शहर भर में पहरे बिठाए गए, नाकेबंदी की गई और हमला करने वाले क्रांतिकारियों को एक एक करके ढूंढ निकाला शुरू किया। सभी क्रांतिकारी भूमिगत हो गए थे, केवल प्रीति ही चितगांव में रह गई थी। वहां की स्थिति का बड़ी बारीकी से वो निरीक्षण करती रहती और आम लोगों को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित भी करती रहती। बड़े संकटों का सामना कर रही थी, अपनी जान खतरे में डालकर जी रही थी। वो रोज वेशांतर करके वो शहर के कोने कोने में घूमती रहती थी। एक दिन तो फल बेचने वाली की वेशभूषा में उसने पुलिस थाने तक में प्रवेश करके अंग्रेज पुलिस सुपरिटेंडेंट को फल भी बेचे। कितनी निडर, कितनी हिम्मत वाली थी प्रीति। सभी क्रांतिकारी तितर बितर हो गए थे। किसी को किसी का पता ठिकाना मालूम नहीं था। सब उनकी खोज खबर लेने के कार्य की जिम्मेदारी प्रीति ने स्वेच्छा से अपने ऊपर ले ली थी और चंद ही दिनों में उसने उन सबसे संपर्क स्थापित भी कर दिया। नेता सूर्यसेन को पकड़वा देने वाले का नाम, उनके नाम भारी भक्कम इनाम घोषित कर दिया गया। कोई राजनीति चुगलखोर इनाम में मिलने वाले रुपयों की लालच में कहीं उनको गिरफ्तार न करवा दे, इस भय से प्रीति ने सर्वप्रथम उनकी सुरक्षा का प्रबंध किया। सूर्यसेन को प्रीति ने कहीं और छुपा दिया। सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता स्वर्गीय श्री चक्रवर्ती जी का उनकी पत्नी श्रीमती सावित्री देवी के घर में सूर्यसेन, निर्मल सेन, भोला और अन्य कुछ साथियों के रहने की व्यवस्था प्रीति ने करवा दी। वहीं से नेता क्रांति युद्ध का मार्गदर्शन करने लगे। प्रीति समय समय पर वेशांतर करके अपने नेता के आदेश अन्य साथियों तक पहुंचाती रही। कितनी सारी मुसीबतों को झेलते हुए भी प्रीति अपना कर्तव्य निभाती जा रही थी। एक दिन
बदले हुए पहनावे में प्रीति अपने घर पहुंची। बंद दरवाजे को बड़ी बड़ी ही करुण दृष्टि से उसने देखा और दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन है? अपनी मां की आवाज प्रीति ने तुरंत पहचान ली, पर कुछ बोली नहीं, चुप खड़ी रही। मां ने दरवाजा खोला तो आगे बढ़कर प्रीति ने 100 रुपए उनके हाथ में देते हुए कहा, ये रुपए सूर्य सेन ने आपके लिए भेजे हैं। अपनी ही कोख से जन्म ली हुई अपनी बेटी की ही आवाज उसकी जन्मदात्री मां पहचान न सकी। प्रीति से रहा न गया तो भावनातिरेक से उसने पुकारा, मां, मेरी मां। पहचान कर मां ने अपनी लाडली को सीने से चिपका लिया और दोनों की ही आंखों से अविरत अश्रु बहने लगे। बड़ी मुश्किल से प्रीति ने अपनी मां से विदा ली। कितनी कठिन परीक्षा से, कैसी हृदय विदारक भावनाओं को झेला था मां बेटी ने। वेशांतर करने में तो प्रीति इतनी निपुण हो गई थी कि उसकी जननी ही उसे पहचान न सके, तब पुलिस भलाई उसे कैसे पहचान पाती। 13 जून 1932 के दिन कैप्टन कैमरून ने सशस्त्र सिपाहियों के साथ सावित्री देवी के मकान को चारों तरफ से घेर लिया। सब दरवाजे और खिड़कियां बंद करके घर के अंदर से उस अप्रत्याशित हमले का मुकाबला करने के लिए क्रांतिकारी तैयार हो गए। अंदर से और बाहर से गोलियों पर गोलियां चलने लगी। काफी देर तक क्रांतिकारी बहादुरी से लड़ते रहे, पर पता नहीं कैसे एक गोली खिड़की में से एक गोलियां अंदर आने लगी। जब निर्मल चंद्र और अपूर्व सेन दुश्मनों के गोलियों का निशाना बनकर धराशायी हो गए तो प्रीति का क्रोध सीमा लांघ गया और बदले की भावना तीव्रतम हो उठी। बेहाल पागल सी प्रीति ने निशाना साधा और कैप्टन कैमरून पर बंदूक चलाई। गोली उनके सीने से आर पार हो गई और वे धड़ाम से नीचे गिर पड़े। उनके सिपाहियों की मृत्यु से, वो कैप्टन की मृत्यु से भागदौड़ मच गई। उस सुवर्ण अवसर का लाभ उठाकर सूर्यसेन और बचे हुए सभी साथियों के साथ प्रीति वहां से भाग निकली। इस घटना के बाद तो अंग्रेजी हुकूमत क्रांतिकारियों के पीछे हाथ धोकर पड़ी गई। मजबूर होकर उन सबको अलग अलग जगहों पर अलग अलग अवस्था में रहना पड़ा। प्रीति की होशियारी और कर्तव्यगारी का परिचय सूर्यसेन पा चुके थे। मुश्किल से मुश्किल काम प्रीति सफल करेगी, इसका उन्हें पूरा विश्वास था। आसाम बंगाल रेलवे के चितगांव स्थित यूरोपियन क्लब पर हमला करने की पूरी योजना सूर्यसेन बना चुके थे। अपनी पार्टी की बैठक में अपना सुझाव सदस्यों के सामने रखते हुए सूर्यसेन ने पूछा, मेरी योजना मैंने आपके सामने रख दी है। आप में से कौन है जो इस खतरे के कार्य की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं? जब सभी को चुप देखा तो सूर्यसेन ने कहा, मैं जानता हूं इस काम में जान भी जा सकती हैं, पर क्या हम में कोई एक ऐसा बहादुर नहीं जो ये काम करके दिखाए? काम वाकई बड़े जोखिम का और खतरनाक था। पल भर के लिए एक अजीब सी खामोशी वहां छा गई, पर दूसरे ही क्षण प्रीति की दृढ़ वाणी उस असहनीय सन्नाटे की चीरती हुई गूंज उठी, मैं तैयार हूं, ये काम मैं पूरा करके दिखाऊंगी। और प्रीति का मुख अटल निश्चय की आभा से दमक उठा। सूर्यसेन और अन्य सभी क्रांतिकारी प्रीति को आश्चर्य से देखते ही रह गए। किसी के मुख से एक शब्द भी नहीं बाहर निकला। अंग्रेज सरकार खूब अच्छी तरह से जानती थी कि कैप्टन कैमरून को गोली से उड़ाने वाली प्रीति वडोदरा ही है। उसके नाम से सरकार ने वारंट भी निकलवा दिया। चितगांव के उसके मकान की तलाशी ली गई। प्रीति तो वहां थी ही नहीं, केवल उसकी बूढ़ी मां ही उन्हें मिली। उस पर अमानुष अत्याचार किए गए। जुल्म जबरदस्ती के बावजूद भी मां ने अपनी जुबान नहीं खोली।
अपार यातनाएं, अनगिनत कष्ट सहने की कितनी महान शक्ति होती है भारत की नारी में। प्रीति के पिता जगत बंधु जी उस समय बाजार गए हुए थे। तलाशी की खबर पाते ही वे फरार हो गए। उन्हें पकड़वा देने वाले के नाम ढेर सारे रुपयों का इनाम घोषित किया था, पर उनका कोई पता न चला। सरकार की पाशवी दमन शक्ति उन्हें दबोच न सकी। प्रीति के घर पर पहरा बिठाया गया ताकि मां को मिलने यदि प्रीति वहां पहुंचे तो उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। पर प्रीति मां को मिलने जाने का खतरा जानती थी। वो कभी अपने घर गई नहीं। प्रीति की मां अकेले ही सब कुछ सहती रही। मन की दारुण व्यथा चुपचाप भुगतती रही, पर मुंह से उफ तक करती नहीं। हृदय के क्रंदन को दिल मसोस कर खामोश कर देती थी। अपने वृद्ध माता पिता के असीम कष्ट देखकर प्रीति का मन व्याकुल हो उठता और कराहता रहता। कैसी व्यथा, कितनी बेबसी। उसका दिल करता कि अपनी जननी के ममता भरे आंचल में मुंह छुपाकर खूब रो ले और उसे कहे, मां तुमने कैसे संतान को जन्म दिया। उसने तो तुम्हारे सारे सपने मिट्टी में मिला दिए, तुम्हारा सारा सुख चैन छीन लिया। तुमने मुझे प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया और मैंने तुम्हें क्या दिया, केवल दुख और विपदा। तुम्हारे बुढ़ापे के जीवन में कांटे भर दिए मैंने। बोलो मां, मैं करूं तो क्या करूं। मगर तब उसकी विवेक बुद्धि उसे टोकती। ऐसी हृदय विदारक घटनाएं, ये सारे कठिन प्रसंग तो तुम्हारे देश प्रेम की, तुम्हारे कर्तव्य की कसौटी है। तुम्हारे कदम यूं डगमगाने लगे तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगी प्रीति। मन का संतुलन कायम रखो, हिम्मत से काम लो प्रीति, हिम्मत से काम लो। फिर प्रीति ने अपनी भावनाओं पर काबू किया और रास्ते से ही हर रुकावट को दो मजबूत हाथों से दूर हटाते हुए आगे बढ़ने का दृढ़ संकल्प किया। यूरोपियन क्लब पर किए जाने वाले हमले का नेतृत्व प्रीति को ही करना था। सो वेशांतर करके उस क्लब के बारे में सारी जानकारी उसने प्राप्त कर ली। लेकिन चितगांव के शस्त्रागार पर किए गए हमले के बाद से अंग्रेज सरकार बहुत सतर्क भी थी। क्लब के संरक्षण के लिए वहां काफी शस्त्र सामग्री रखी हुई थी और सिपाहियों का कड़ा पहरा भी था। पर प्रीति ने पता लगा लिया कि 24 सितंबर 1932 की रात नृत्यगान के मादक मनोहर तालपरी के नशीले आलिंगन में झूमते हुए अंग्रेजों का एक रंगीन समा वहां बनने वाला था। उसी विशाल कार्यक्रम की रात पर क्लब पर आक्रमण करने का निश्चय प्रीति ने कर लिया। सूर्यसेन ने एक पत्थर से 2 पक्षी मारने थे। एक तो अंग्रेज अधिकारियों को जान से मरना और दूसरा उस क्लब में रखे हुए हथियारों पर कब्जा करना। प्रीति अपने नेता के इरादों से खूब वाकिफ थी। 10 बहादुर सशस्त्र क्रांतिकारी नौजवानों को साथ लेकर मर्दानी लिबास में प्रीति रात के 10 बजे यूरोपियन क्लब की तरफ चल पड़ी। चलते समय उसने झुककर सूर्यसेन को प्रणाम किया तो उस क्रांति सेनानी की भी आंखें सजल हो गई थी और आशीर्वाद देने के लिए उनका हाथ उठ गया। आशीर्वाद दिया। प्रीति ने क्लब के पास पहुंचकर पहला बम दरवाजे पर फेंक दिया। नाच गाने के कोलाहल में मदहोश अंग्रेजों का ध्यान बम विस्फोट की तरफ नहीं गया। वे सब तो बस मस्ती में झूम रहे थे। फिर दूसरा बम प्रीति ने क्लब की इमारत की छत पर डाला। छिन्न भिन्न होकर छत नीचे आ गिरी। थोड़ी देर के लिए तो वहां भगदड़ मच गई। ये एकाएक क्या हो गया, किसी के कुछ समझ में ही नहीं आया। मगर फिर अंग्रेज अधिकारी संभले और अपनी बंदूकें उठाकर आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गए।
दुश्मन को चेतावनी देकर लड़ने के लिए ललकारने में ही तो वीर पुरुष की बहादुरी होती है। बम के विस्फोट से शत्रु को आगाह करने के बाद वीर बाला प्रीति ने उनसे सामना करने के लिए आगे बढ़ गई। प्रीति का इरादा था किसी उच्च अंग्रेज अधिकारी पर गोली चलाकर उसको मार डालने के बाद वहां पैदा हुई घबराहट का फायदा उठाकर अंदर दाखिल हो जाने का, ताकि शस्त्रास्त्रों पर आसानी से कब्जा कर ले। निशाना साधकर वो गोलियों पर गोलियां दाग रही थी। प्रीति के अनुयायी क्रांतिकारी युवक भी गोलियां दागे जा रहे थे। अंग्रेज भी उन गोलियों का जवाब गोलियों से दे रहे थे। दोनों तरफ से छूटने वाली गोलियों की कर्णभेदी आवाजों से लग रहा था जैसी धरती कांप उठी है। एक वृद्ध अंग्रेज औरत, 2 पुलिस अफसर, 2 सार्जेंट, 6 अंग्रेज मर्द क्रांतिकारियों के गोली से घायल हो गए। प्रीति के तमतमाए चेहरे को, उसे आवेश और पूर्ति को देख कर लग रहा था जैसे साक्षात रणचंडी का रूप उसने धारण किया हो। उसकी हिम्मत, जिद और बहादुरी को देखकर लग रहा था विजयश्री उसी को जयमाला पहनाएगी। पर हाय, ये क्या हो गया? निर्भीक बेभान प्रीति पर पिस्तौल रोककर किसी अंग्रेज ने गोली चला दी। साएं साएं करती हुई गोली उसके दाहिने पांव में धंस गई। फिर भी वो दुश्मनों पर गोलियां बरसती ही चली जा रही थी। बेधड़क, बगैर निशाना लिए चली हुई उसकी गोलियों ने पता नहीं कितने दुश्मनों की जान ले ली और कितनों को घायल कर दिया। खून से लथपथ उसका पांव बिल्कुल बेकार हो गया। हिलने डुलने में भी वो अपने आप को असमर्थ पा रही थी। तब वो समझ गई कि वहां से उसका भाग निकलना तो संभव था ही नहीं, पर उसके साथियों की जान भी अधिक देरी करने से खतरे में डालनी थी। अपनी मजबूरी का उससे एहसास हो गया था। तभी तो उसने अपने साथियों को वहां से तुरंत खिसक जाने का आदेश दे दिया। अपने नेता को उस बेहाल स्थिति में छोड़ जाने के लिए कोई भी साथी तैयार नहीं था, पर हुक्म का पालन करना क्रांतिकारियों का धर्म था। सबको जाना ही पड़ा। रही अकेली केवल अकेली प्रीति। फिर भी वो गोलियों का जवाब गोलियों से दिए जा रही थी ताकि उसके साथियों को सुरक्षित जगह तक पहुंचने का अवसर मिले। प्रीति की बंदूक में एक ही गोली बची थी। उसने निशाना साधा और आखिरी गोली भी चला दी। एक अंग्रेज उच्चाधिकारी के ठीक माथे पर वो गोली जा लगी। सर फटा और वो वहीं का वहीं गिर पड़ा। उसी क्षण प्रीति ने अपने जेब में से निकालकर जहर की पुड़िया निकल ली। दूसरे ही क्षण हाथ में कसकर पिस्तौल पकड़े हुए उसका शरीर धरती पर गिर पड़ा। मिट्टी में जाकर समा गई। कैसी महक छोड़कर। पुलिस अधिकारी भी चित्रवत स्तंभित होकर उस धराशायी नौजवान के मुख को अवाक देखता रहा। कर्तव्य पूर्ति का अनोखा समाधान, निष्ठा, साहस का अप्रतिम आलोक उसके कोमल चेहरे पर झलक रहा था। जब उस अधिकारी ने पहचान ही लिया कि वो शूरवीर नौजवान प्रीति वडोदरा ही थी जिसकी उन्हें अरसे से तलाश थी। अपने माँ बाप की इकलौती लाडली बेटी ने अपने सपनों का, अपनी जवानी के उमंग भरे अरमानों का गला घोटकर ऐसा अप्रतिम आत्मसमर्पण किया कि दुनिया आश्चर्यचकित सी देखती रह गई। गुलामी की लौह श्रृंखलाओं में जकड़ी हुई भारत माँ के मुंह पर शिकन हटाकर उसके होठों पर मधुर मुस्कान बिखेरने के लिए अनगिनत नर नारियों ने अपने खून से होली खेली। देश पर अपना तन मन धन वार दिया। भारत माता की परवशता की लौह श्रृंखला की एक एक कड़ी इन्हीं विराट माओं ने ही तो तोड़ी है। हर एक की मंजिल एक ही रही, राहें जुदा जुदा क्यों न हो। प्रीति ने भी अपने चुने हुए रास्ते पर चलते हुए अपना समस्त जीवन देश पर कुर्बान कर दिया। धन्य है ये धरती, धन्य है ये धरती जहाँ पर ऐसी वीर बालाएं जन्म लेती है। धन्य है ये जननी।
टाइम क्या हो गया, कितना टाइम कितना हो गया, 1 घंटा। ओ, तो मुझे लगता है और एक सेशन मैं ले लूँगा आपके साथ, और वो मुझे लगता है जब अपना सांस्कृतिक संघ है जो मैं इस कार्यक्रम के लिए आयोजन करने के लिए श्री सौरभ कुमार, म्यांमार के जो भारत के राजदूत हैं श्री सौरभ कुमार, और वहाँ म्यांमार के हमारे जो डीसीएम हैं डॉक्टर सुमित सेठ, और स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र की निदेशक डॉक्टर आसावरी बापट, इन सभी का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। वहाँ के म्यांमार में जो मुझे सुन रहे हैं वो सभी भाई बहनों को मैं यहीं से नमस्कार करता हूँ। और आपने ये जो कहानियाँ सुनी हैं उससे कुछ प्रेरित होकर हम कार्य करते रहेंगे। हमारे बच्चों को ये हमारी अनगिनत वीरों की कहानियाँ जो है, जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है भारत की स्वतंत्रता के लिए, उनका स्मरण करते रहेंगे। इस लॉकडाउन पीरियड में इतना भी हम कर सके तो बहुत कुछ हो सकता है। मैं इनसे दरख्वास्त करता हूं कि इसका और एक सेशन हो जाए ताकि मैं और 2 वीरांगनाओं की अग्निशिखा आपको पढ़ के बता सकता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद अनुराधा जी, अतुल खुड़े और बहुत सारे लोग हमसे जुड़े थे यहाँ पे। उन सभी का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। तेजल पाठक धन्यवाद, आसावरी मैडम, सौरभ कुमार और डॉक्टर सुमित से सबको धन्यवाद। मैं यहाँ आपको नमस्कार करके विराम करता हूँ। प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।